नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और टीचर्स का इस मोलेकुलर बायोलॉजी के क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर, रिप्लिकेशन, कंसेप्ट ऑफ जीन और ओपेरॉन कंसेप्ट का स्टडी किया। इस सेशन में हम लोग डीएनए के सिंथेसिस पर विचार करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो डीएनए के जीन में जो सूचनाएं लिखी रहती है न्यूक्लियोटाइड्स की भाषा में, उसे देखकर आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसी भाषा में आरएनए का भी निर्माण होता है, अर्थात डीएनए और आरएनए दोनों का लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड्स का लैंग्वेज है। सामान्य तौर से ट्रांसक्रिप्शन को डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस की क्रिया कहा जाता है। कहा जाता है कि आरएनए सिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन यह पार्शियली करेक्ट है। इसका सीधा अर्थ है कि डीएनए की प्रतिलिपि को डीएनए स्वयं आरएनए के रूप में एक्सप्रेस करता है, अभिलक्षित करता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन का यह काम आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम कराता है। आरएनए पॉलीमरेज एक या कई अन्य ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नाम के प्रोटीन से जुटकर जीन के प्रोमोटर पर अटैच हो जाता है, फिर वहां से आगे बढ़ते हुए सिस्ट्रॉन में पहुंचता है और आरएनए का सिंथेसिस कराता है। जब आरएनए आगे बढ़ता है तो उसके पहले आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हुए फैला देता है, जिससे एक तरह का आई लाइक स्ट्रक्चर या रिप्लिकेशन बबल का निर्माण होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं रिप्लिकेशन बबल लिखा हुआ है। यहाँ पर यह रिप्लिकेशन बबल कैसा होगा? तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के कारण अगल बगल हो जाएंगे। यहाँ पर कोई हेलिकेज नाम का एंजाइम नहीं होता है जो बॉन्ड को तोड़े और दोनों स्ट्रैंड डीएनए को अलग अलग करे। अब इसमें एक स्ट्रैंड पर आरएनए के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ते हैं। अपने बेस कम्प्लीमेंट्री रूल्स को फॉलो करते हुए फर्क सिर्फ इतना होता है कि एडेनिन के सामने थायमिन की जगह पर यूरासिल जुटा करता है, लेकिन थायमिन के आगे एडेनिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, ये जुटते हैं। दूसरा फर्क यह है कि डीऑक्सीराइबोज के बदले आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है और आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इफ द सेल हैज ए न्यूक्लियस द आरएनए में बी फर्दर प्रोसेस्ड। जितने यूकैरियोट होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोम या डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो आरएनए बनने के बाद अक्सर इसमें थोड़ा बहुत रूपांतरण किया जाता है, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है पॉलीएडिनाइलेशन, दूसरी घटना है कैपिंग और तब है स्प्लाइसिंग। हम लोग एक एक बात को आगे अलग अलग हेडिंग के अंदर दिखेंगे। अब इतनी क्रिया होने के बाद न्यूक्लियर पोर होते हुए आरएनए का मॉलिक्यूल बाहर सेल में निकल जाता है।
अब इस डायग्राम में बैक्टीरिया में डीएनए आरएनए सिंथेसिस बताया गया है। ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम। इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड हैं, 2 मॉलिक्यूल अल्फा के हैं, एक बीटा, दूसरा बीटा डैश और बीच में एक छोटा सा ओमेगा। ओमेगा सबसे छोटा पॉलीपेप्टाइड होता है। यह स्वयं डीएनए पर नहीं जुड़ पाता है। जब इसमें सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो 6 पेप्टाइड का बना हुआ यह होलो एंजाइम इस प्रोमोटर पर आकर जुड़ता है और आगे बढ़ते हुए इस पूरी लंबाई में आरएनए का निर्माण करता है। इस लंबाई के अंत में एक टर्मिनेटर सीक्वेंस पाया जाता है जहाँ की आरएनए का चेन और एंजाइम डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाता है। इस डायग्राम में देखिए, ये कोर एंजाइम है, ऊपर सिग्मा लिखा हुआ है, यहाँ पर सिग्मा समेत। जब ये थोड़ा आगे बढ़ के आरएनए बनाने लगता है तो सिग्मा अलग हो जाता है। अब सिग्मा की ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ प्रोमोटर को पहचानने में और आरएनए सिंथेसिस का प्रारंभ कराने में मदद करता है। इसके बाद सिंथेसिस का पूरा काम सिर्फ कोर एंजाइम करते हैं। जब अंतिम सिरा आ जाता है तो एक रो फैक्टर इसमें जुटकर एंजाइम को अलग कर देता है, आरएनए को भी अलग कर देता है और इस तरह से डीएनए टेम्पलेट खाली हो जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ प्रोमोटर पर क्यों जुड़ता है? तो उसका जवाब है कि प्रोमोटर में कुछ विशेष तरह की सजावट होती है जिसे पहचान कर आरएनए पॉलीमरेज इस पर जुड़ता है। यहाँ बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन का जहाँ बिगिनिंग हो रहा है इस जगह पर वहाँ पर क्या लिखा हुआ, +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो यहाँ से 10 न्यूक्लियोटाइड पहले यह सीक्वेंस है TA-TA-AT, इसे -10 रीजन कहा गया। इसी तरह 35 न्यूक्लियोटाइड पहले TTGA-CG है, इसे -35 रीजन कहा गया। सभी बैक्टीरिया के प्रोमोटर में ये 2 विशेष सजावट है। इसको देखकर ही बैक्टीरिया का आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुटा करता है। यूकैरियोट में -25 और -75 पेज पर सीक्वेंस पाया जाता है इस तरह का। चूँकि यह संरक्षित है, सभी में एक समान होता है, इसलिए इसको कंसेंसस सीक्वेंस कहा जाता है। यह पॉलीमरेज के लिए एक रिकॉग्निशन सिग्नल का काम करता है। अब इनिशिएशन होता है तो क्या होता है? तो प्रोमोटर पर आकर उसके कंसेंसस सीक्वेंस को समझकर सिग्मा फैक्टर उस पर एंजाइम को जुड़वा देता है। उस समय जब यह एंजाइम जुड़ता है तो डीएनए के दोनों हेलिक्स आपस में जुटे होते हैं, तो उसको क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, तो अब ये ओपन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। आमतौर से 14 बेस पेयर्स डीएनए की लंबाई तक यह अनवाइंडिंग होता है, यानी ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ओपन कॉम्प्लेक्स में ट्रांसक्रिप्शन बबुल जिसे कहते हैं, उसमें एक एक करके राइबोन्यूक्लियोटाइड अंदर जाते रहेगा और कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज पर आके जुड़ते रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के धागे पर 3' से 5' की दिशा में आगे बढ़ेगा और इस सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ते हुए आरएनए चेन का निर्माण करेगा। यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एनिमल्स में कम से कम 3 प्रकार के होते हैं और प्लांट में भी अलग से 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 और 5 कहा जाता है। आरएनए पॉलीमरेज 1
लगभग 50% आरएनए का निर्माण करता है। क्यों? तो यह राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है जो सेल में हमेशा लगातार काफ़ी मात्रा में बनते रहता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 यह मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है, यानी सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन पर ज़रूरत पड़ने पर ही यह काम करता है। यह थोड़ा बहुत स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बनाता है। ये तीसरा आरएनए पॉलीमरेज है जो ट्रांसफ़र आरएनए बनाते रहता है। अब प्लांट में यह आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 भी होता है। यह इंटरफेरिंग आरएनए का निर्माण करता है और क्रोमोसोम के हेटेरोक्रोमैटिन वाले पार्ट का निर्माण करता है। अब आर्किया और यूकैरियोट में एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है तो आगे पीछे कई एंजाइम आकर के जुड़ते चले जाते हैं और लगातार ढेर सारे आरएनए का निर्माण करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं TF2A, TF2B, TF2D, TBP, TF2EF और H इत्यादि लिखा हुआ, ये 6 अलग अलग तरह के पॉलीपेप्टाइड हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज 2 को मदद करता है। यानी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहलाते हैं। ये 6 फैक्टर मिलकर के आरएनए पॉलीमरेज 2 को एक्टिव बनाते हैं। अब one strand of DNA, the template strand, is used as template for RNA synthesis. DNA के 2 स्टैंड में एक ही स्टैंड टेम्पलेट का काम करता है, आरएनए सिंथेसिस कराता है। दूसरा स्टैंड सिंथेसिस नहीं कराता है, लेकिन किस स्टैंड को क्या नाम दें वैज्ञानिकों में मतभेद है। जिस पर सिंथेसिस हो रहा है यानी ट्रांसक्राइबिंग स्टैंड है, और जिस पर सिंथेसिस नहीं हो रहा है उसे नॉन ट्रांसक्राइबिंग स्टैंड कहें, अक्सर उसे कोडिंग स्टैंड कहा जाता है। अब ये देखिए, ये पूरा बड़ा लंबा चौड़ा जो स्ट्रक्चर है, बाहर से यह आरएनए पॉलीमरेज है, इधर से यह पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये स्टैंड सेपरेशन कराते जाता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड इसमें घुसते जाते हैं, इसके अनबाउंड पार्ट पर आकर जोड़ा बनाते जाते हैं और एक्सिट पॉइंट की ओर से यह मैसेंजर आरएनए निकलते जाता है। तो आरएनए का अगला हिस्सा, प्रारंभिक हिस्सा 5' हुआ और उसका पिछला हिस्सा 3' होगा, यानी आरएनए का सिंथेसिस 5' से 3' डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखिएगा, चाहे यह आरएनए का सिंथेसिस हो या डीएनए का, जब भी यह सिंथेसिस होगा तो 5' से 3' डायरेक्शन में ही होगा। अब चेन इलॉन्गेशन कैसे होता है? तो डीएनए के टेम्पलेट पर 3' से 5' की ओर एंजाइम बढ़ा, उल्टी दिशा में यानी 5' से 3' की ओर आरएनए बनता चला गया। इस डायग्राम में देखिए कि इधर से एंजाइम चलेगा आगे, एक स्टैंड इस पर, और जो कम्प्लीमेंट्री अलग होते चला गया उस पर देखिए कि यह आरएनए सिंथेसिस होते जा रहा है। तो एंजाइम मान लिया इस जगह पर जुटा, यह प्रोमोटर है, यह आगे बढ़ता चला गया और जो हिस्सा अनबाउंड होते चला गया उस पर आरएनए बनते चला गया। बाद में आरएनए के फ्री होने के बाद यह फिर से रीबाउंड होते चला जाता है। इस तरह से यह आगे बढ़ते चला जाता है। अब जो आरएनए बनता है, पहले ही चर्चा हुई कि जब आरएनए बनता है तो इसमें थायमिन की जगह पर यूरासिल होगा और डीऑक्सीराइबोज की जगह पर नॉर्मल राइबोज C5H10O5 होगा, और यह हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होगा क्योंकि यह डीएनए के एक ही स्टैंड पर बनते रहता है। अब अक्सर यूकैरियोट में जब मैसेंजर आरएनए बनता है
तो आगे पीछे कई एंजाइम्स इसमें जुड़ते चले जाते हैं और परिणाम ये होता है कि कई सारे आरएनए एक के बाद दूसरा बनते चले जाते हैं। इससे समय की बचत होती है और काफ़ी मात्रा में आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण होते ही इसके 5' टर्मिनल पर 7 मिथाइल गुआनिन नाम का न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाता है। इसे जी मिथाइल कैप भी कहा जाता है। यह राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है उससे मैसेंजर आरएनए की रक्षा करता है। यहाँ देखिए आरएनए बना जब तो इस पर एंजाइम जुटा गुआनाइल ट्रांसफरेज और उसने यहाँ पर क्या किया जीपीपी इसको जोड़ दिया। एम लिखा हुआ है यानी मिथाइल गुआनिन, तो यहाँ पर ये क्या हो गया जी मिथाइल कैप और दूसरी ओर जब टर्मिनेशन होगा तो इस पर जुटेगा एडेनिन एडेनिन एडेनिन, लगातार पॉली एडिनाइलेट चेन लगेगा। अब बैक्टीरिया में कुछ जीन में आरएनए स्वतः अलग हो जाता है, उसको अलग कराने के लिए कोई फैक्टर नहीं है, तो उसे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन कुछ जीन ऐसे हैं जिसमें आरएनए को अलग करने के लिए एक रो फैक्टर काम करता है, तो उसको कहेंगे रो डिपेंडेंट चेन टर्मिनेशन। अब जब आरएनए बनता है तो अंतिम छोर पर आकर उसको टर्मिनेट करना चाहिए। ये जो डायग्राम दिखलाया गया है इसमें एक हेयर पिन लूप बना। इस हेयर पिन लूप के कारण जो यहाँ ट्विस्टिंग हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ, उसके कारण ये यूरासिल और एडेनिन के बीच का कमजोर बॉन्ड टूट जाता है और यह आरएनए अलग हो जाता है। जबकि रो डिपेंडेंट अगर टर्मिनेशन हो रहा है तो रो एक प्रोटीन है जो टर्मिनेशन साइट पर आकर जुड़ जाता है और जब आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पहुँचता है तो वह पॉलीमरेज को और आरएनए को सिंथेसिस साइट से हटा देता है। अब एक सवाल अक्सर उठता है कि जब आरएनए का सिंथेसिस डीएनए के एक ही स्टैंड पर होता है तो फिर 2 स्टैंड डीएनए का क्यों जरूरी है? क्या दोनों स्टैंड सिंथेसिस नहीं कर सकता है? तो जवाब है कि नहीं। एक जीन में अगर एक स्टैंड आरएनए बना रहा है तो अगल बगल के दूसरे जीन में दूसरा स्टैंड भी आरएनए बना रहा है, यानी 50% आरएनए अगर एक स्टैंड पर बनता है तो 50% आरएनए दूसरे स्टैंड पर बनता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एक जीन के ऑन होने पर बगल वाले जीन को ऑफ रखने में सुविधा होती है। अगर एक ही स्टैंड पर 2 लगातार जीन रहेंगे, लगातार ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बिना मतलब का एक से अधिक प्रकार का आरएनए बनता चला जाएगा। तो इस तरह जब आरएनए बन जाता है तो यूकैरियोट में उसके पीछे पॉली एडिनाइलेशन होता है, यानी लगातार एडेनिन 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 का लंबा चेन जुड़ता है। यह चेन भी आरएनए को डाइजेस्टिव एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज से बचाता है। अगर यह चेन छोटा होगा तो पीछे से यानी 3' टर्मिनल की ओर से यह डाइजेस्ट हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। लेकिन काफ़ी समय तक जब तक कि पॉली एडिनाइलेट चेन का अधिकांश हिस्सा डाइजेस्ट नहीं हो जाता है तब तक यह मैसेंजर आरएनए काम करते रहता है। तो इस तरह से जी मिथाइल कैप की मदद से और पॉली एडिनाइलेट चेन की मदद से मैसेंजर आरएनए के जीवन को बढ़ा दिया जाता है। अब सिर्फ हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन होता है जो क्रोमोसोम के ऊपर कोट बनाता है, उसके मैसेंजर आरएनए में यह पॉली एडिनाइलेट चेन नहीं पाया जाता है। सभी में पाया जाता है लेकिन हिस्टोन के मैसेंजर आरएनए में यह नहीं पाया जाता है। उसमें अलग तरह की सजावट होती है, प्यूरिन रिच रीजन रहता है जिसे हिस्टोन डाउनस्ट्रीम एलिमेंट कहा जाता है। तो इस तरह से आपने आरएनए के सिंथेसिस को पढ़ा। इतनी बात को ध्यान से समझ लेते हैं
तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरएनए का प्रोसेसिंग कैसे होता है, सिंथेसिस के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। थैंक यू वेरी मच।